हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। आज हम हिंदी के क्वेश्चंस की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि कवि, लेखक और उनकी रचनाएं हैं, जो कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की सभी कृतियां उनमें शामिल हैं। तो अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वनडे एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, उन सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये क्वेश्चन ही नहीं उठता कि ये किस एग्जाम में पूछे जाएंगे। जिस किसी एग्जाम में अगर हिंदी आती है तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भारत भारती के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्रेमचंद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त। तो बताइए भारत भारती किसकी रचना है? कौन लेखक थे या कवि थे? तो अपना सही आंसर आपने कमेंट कर दिया होगा। अपना सही आंसर कमेंट करते जाइए, जिससे आपको पता चले आपने आखिरी में कितना स्कोर किया था, और वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो भारत भारती के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती की रचना की थी, और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए आप इसको हमेशा के लिए रट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। देखिए हर एक क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आप बिना देखे बिल्कुल मत जाइएगा। और इसको अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप बिल्कुल इनको शामिल कर लीजिएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है अपना, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है साकेत, कामायनी, प्रियप्रवास या लोकायतन। तो बताइए खड़ी बोली का पहला महाकाव्य क्या था? आपके ऑप्शन दिए गए, तो अपना सही आंसर कमेंट कर दिया होगा आपने। तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य था प्रिय प्रवास। सी ऑप्शन सही है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना थी, क्योंकि अगर ये पूछा गया कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य का नाम क्या था, तो वो है प्रिय प्रवास। तो अब ये पूछा जाएगा कि प्रिय प्रवास किसकी रचना थी, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद होमवर्क नहीं करेंगे तब तक आपको पढ़ने का मजा नहीं आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन अपना, निम्न में से एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है। निम्न में से एक उपन्यास है जो कि जैनेन्द्र द्वारा रचित है। आपके ऑप्शन है पुनर्नवा, परख, सेवा सदन, एकदा नैमिषारण्य। तो बताइए इन चारों में से कौन सा उपन्यास है जो जैनेन्द्र द्वारा रचित है? तो अपना सही आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही आंसर है बी, परख रचना। परख रचना है, परख उपन्यास है जो कि जैनेन्द्र द्वारा रचित है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैनेन्द्र द्वारा रचित रचना है परख, जो कि एक उपन्यास है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है अपना, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, कई बार ये रिपीट हो चुका है, यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में कई बार आ चुका है, और आने वाली लेखपाल और पीटी के लिए मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि अब पीटी हमेशा के लिए कंपलसरी हो गया है। तो आप किसी भी एग्जाम में अगर अपीयर हो रहे हैं तो पीटी के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? आपके ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए कि हिंदी गद्य का जन्मदाता निम्न में से किसको माना जाता है। तो इसका सही आंसर है, उम्मीद है अपने आंसर कमेंट कर दिया होगा। इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इन्हें ही हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है अपना, शेष कादम्बरी के रचयिता हैं। आपके ऑप्शन है नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट या अलका सरावगी। तो बताइए शेष कादम्बरी के लेखक कौन है? ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट, अलका सरावगी जी। अलका सरावगी जी। और आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं, लेकिन अगर उसमें शेष जुड़ा हुआ है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अलका सरावगी जी। तो आपको याद रखना इन ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट, लेकिन अगर शेष कादम्बरी आ जाए तो उसके लेखक हो जाते हैं अलका सरावगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी बिहार के लोगों को नहीं, कोई नहीं कहते हैं, एक कवि भी थे जिनका नाम था बिहारी। तो बताइए किस राजा के दरबार में कवि का कार्य करते थे? आपके ऑप्शन है महाराणा प्रताप, शिवाजी, जयसिंह या तेज सिंह। तो बताइए किसके दरबार में रहते थे बिहारी जी? तो ये रहते थे जयसिंह राजा के दरबार में। तो आपको याद रखना है कि बिहारी राजा जयसिंह के दरबार के कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। 7 नंबर क्वेश्चन अपना, आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, को उग्र कहते हैं। तो बताइए जैसे आपका निक नेम होता है ना, कि आपका कोई नाम है उसका निक नेम या शॉर्ट में दोस्त बुलाने लगते हैं या समाज बुलाने लगता है, तो बताइए उग्र किसे कहते थे? आपके ऑप्शन है रामेश्वर लाल दुबे, पांडे बेचन शर्मा, नरेश मेहता या अज्ञे। बताइए इनमें से किसे उग्र कहा जाता था शॉर्ट फॉर्म में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा आंसर पांडे बेचन शर्मा या उग्र।
तो आपको याद रखना है पांडे बेचन शर्मा को शॉर्ट में उग्र भी कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है अपना, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। पहली बात तो इसमें 2 क्वेश्चन है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भी है। क्या क्या क्वेश्चन है? पहली बात तो विद्यापति एक कवि थे जिनकी रचना थी पदावली। तो पदावली की भाषा क्या थी? अब दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें भाषा क्या थी। विद्यापति की रचना है पदावली, अब इसकी भाषा क्या थी? उसके ऑप्शन दिए गए, मैथिली, ब्रज भाषा, भोजपुरी या मगही। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है। तो विद्यापति की पदावली की भाषा थी भैया मैथिली, और इन्हें मैथिली भाषा का सम्राट भी कहा जाता है। जैसे हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, वैसे ही मैथिली के लिए इनका सम्मान उस क्षेत्र में बहुत अधिक है। विद्यापति की पदावली की भाषा है मैथिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, मैला आंचल के लेखक कौन है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये एक पूरा सब्जेक्ट है, एक कहानी है जो कि एमए के फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाई जाती है। तो आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है फणीश्वरनाथ रेणु, देवराज, चतुरसेन शास्त्री या नागार्जुन। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए कि मैला आंचल के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु जी मैला आंचल के लेखक हैं। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है उसमें कवि और लेखक मिक्स हैं, इसलिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। 10वां क्वेश्चन है अपना, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है। मतलब बीसल देव रासो जो एक आदिकाल की रचना है, इसके रचयिता का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है चंद्रप्रदायी, जगनिक, दलपति विजय या नालय। तो आपको बताना है बीसल देव रासो किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरिपथ नालय जी की रचना है बीसल देव रासो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आदिकाल की रचनाओं में सबसे इंपॉर्टेंट रचनाओं में से एक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चंदायन किसकी कृति है। आपके ऑप्शन है जायसी की, मुल्ला दाऊद की, शेख नबी की या कुतुबुन की। तो बताइए चंदायन निम्न में से किसकी रचना है, और ये भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो बताइए चंदायन किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदायन रचना है मुल्ला दाऊद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से, चंदायन रचना है मुल्ला दाऊद की। 12वां क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी रचना जायसी की है, जो कि शॉर्ट में लिखा है, जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। आपका ऑप्शन है पद्मावती, समय, मृगमालती, मृगावती, मधुमालती या पद्मावत। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की निम्न में से कौन सी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। इस पर एक मूवी बनी है पद्मावती। तो आपने अगर देखी तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो चुका होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, जिस पर एक मूवी भी बन चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है अपना, कौन सी रचना जो है आधुनिक काल का राम काव्य कही जाती है। आपके ऑप्शन है रामचरितमानस, साकेत, रामचंद्रिका या पौमचरी। तो अपना सही आंसर बताइए कि किस रचना को आधुनिक काल का राम काव्य कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब रामचरितमानस में और रामचंद्रिका में कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सही आंसर है साकेत। अब आपको कमेंट करके बताना है कि साकेत किस लेखक की रचना है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि आधुनिक काल का राम काव्य किसे कहते हैं, वह कहते हैं साकेत को। अब आपको ये बताना है कि साकेत किस कवि या लेखक की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना तुलसी जी की नहीं है, अर्थात तुलसीदास जी की नहीं है। यहाँ पे सबसे जरूरी बात होती है नहीं वाले क्वेश्चन, जिन्हें हम छोड़ देते हैं। हम पढ़ते हैं कि कौन सी रचना तुलसी की है, देखा 3 ऑप्शन उसमें होते हैं, हमने एक देखा और मारा, क्वेश्चन आगे बढ़ गए, और आंसर जब हम आंसर शीट मिलाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पर तो नहीं भी दिया गया था, तब बड़ा पछतावा होता है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो आपके ऑप्शन है वरवय रामायण, रामचंद्रिका, विनय पत्रिका या दोहावली। तो बताइए कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है। तो इसका सही आंसर है रामचंद्रिका जो है ये रचना तुलसीदास जी की नहीं है। वरवय रामायण है, विनय पत्रिका है और दोहावली भी है। तो आपको याद रखना है वरवय रामायण, विनय पत्रिका और दोहावली। इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपको 3 रचनाएं तुलसीदास जी की पता हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सी रचना केशव दास जी की है। आपके ऑप्शन है कवि प्रिया, गीतावली, पदावली या काव्य निर्णय। तो बताइए कि केशव दास जी की निम्न में से कौन सी रचना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कवि प्रिया, ये रचना केशव दास जी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है अपना, इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है। मैंने नहीं को हाईलाइट कर रखा है क्योंकि हम हमेशा, मैंने कई बार नहीं के कोई कारण नहीं पढ़ा तो हमने नहीं क्वेश्चन सही कर पाया। तो इसलिए आप जान लीजिए, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन भी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले क्वेश्चन को तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो बताइए सूरसागर, उद्धव शतक,
साहित्य लहरी या सूर सारावली, इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उद्धव शतक रचना जो है ये सूरदास जी की रचना नहीं है। सूर सागर है, साहित्य लहरी है, सूर सारावली है। तो ये 3 रचनाएं हैं जो आपको एक ही क्वेश्चन में मिल गई कि सूरदास जी की रचनाएं हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है अपना, किस कवि कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। अब ये पूछा जा रहा है कि का हिंदी अनुवाद किसने किया था? जो कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम थी ये संस्कृत में लिखी गई थी, तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया गया था? तो आपके ऑप्शन है सदा सुखलाल ने, गोस्वामी विठलनाथ ने, राजा शिव प्रसाद ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो बताइए इनमें से किसने कालिदास जी की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा लक्ष्मण सिंह ने। इन्होंने कई और पुस्तकों का भी संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया था। तो आपको याद रखना है कि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम एक रचना है जो कि संस्कृत में थी, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन अपना, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है अपना, सूरदास के गुरु कौन थे? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होगा। तो बताइए कि सूरदास के गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन है रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास या वल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य जी। तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था, इसे आप बिल्कुल अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। 20वां क्वेश्चन अपना, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? आपके ऑप्शन है खंड काव्य है, मुक्त काव्य है, महाकाव्य या चंपू काव्य है। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए कि कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो भैया ये क्या है? ये महाकाव्य है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर एक साथ आपको सभी वीडियो की पीडीएफ मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर कर दिया करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अपने वीडियो खत्म होने के बाद कम से कम 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो कि मेरी गुरुदक्षिणा रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है अपना, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? मतलब थोड़ा कार्य किया है, लेकिन उन्होंने उसको इतना अच्छी तरीके से किया है कि कहावत नहीं होती गागर में सागर, मतलब थोड़े में बहुत अधिक काम कर दिया है। तो आपके ऑप्शन है बिहारी, रसखान जी, घनानंद या सूरदास में से कौन सा ऐसा कवि है जिसने गागर में सागर भर दिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपने अगर ए ऑप्शन किया है बिहारी जी तो आप बिल्कुल सही है। इनकी कुछ ही रचना है, लेकिन वे सदाबहार रचना है जिनके कारण वे अमर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22वां है, वापसी किस विधा की रचना है? मतलब आत्मकथा है, कहानी है, संस्मरण है या यात्राव्रत है? तो बताइए कि वापसी जो रचना है ये किस विधा की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये एक कहानी है। अब दूसरी बात, वापसी किस लेखक या कवि की रचना है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो चलिए वापसी कैसी रचना है? ये कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है अपना, सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? आपको लग रहा होगा कि नाम है, लेकिन नहीं, ये उपन्यास का नाम है। अब आपको लेखक का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र या प्रेमचंद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र जी सुनीता उपन्यास के लेखक हैं। तो आपको याद रखना है कि सुनीता उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम क्या है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर। आपके ऑप्शन है अज्ञे, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र या राम कुमार भ्रमर। तो बताइए शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञे जी। इनकी रचना है शेखर एक जीवनी, और अज्ञेय का मतलब होता है जिसे कभी जाना ना जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है अपना, लास्ट के 6 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का है? आपके ऑप्शन है मानस का हंस, चित्रलेखा, तितली या निर्मला। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए कि कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का है। तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन कोई गलत करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तितली उपन्यास जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का है। और जयशंकर प्रसाद जी प्रेमचंद हो गए, महादेवी वर्मा हो गई और हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, इन सभी की रचनाएं तो आप हमेशा के लिए रट लीजिए, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
26वां क्वेश्चन है अपना, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? पहली बात तो त्यागपत्र जो एक रचना है ये क्या है? उपन्यास। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये फलानी नाम की रचना उपन्यास है, विधा है। ऊपर पूछा गया था वापसी किस विधा की रचना है, तो वैसे ये भी पूछा जा सकता है। अब इसके बताइए लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है अज्ञेय, देवराज, जैनेन्द्र या अमृत राय। तो बताइए त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र जी। इन्होंने ही त्यागपत्र उपन्यास को लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। झूठा सच किसका उपन्यास है? आपके ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अस्क का, यशपाल का, नागार्जुन का, रांगेय का या राघव का। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए कि झूठा सच निम्न में से किसका उपन्यास है। तो इसका सही आंसर अगर आपने बी दिया है तो आप बिल्कुल सही है। यशपाल जी की रचना है झूठा सच और वो भी उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है या उपन्यास है? तो अपना आंसर कमेंट करिए कि बाणभट्ट की आत्मकथा है वो क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया वह एक उपन्यास है। बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वह एक उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास कौन सा है? आपके ऑप्शन है सुनीता, तितली, पुनर्नवा या सन्यासी। तो इनमें से कौन सा उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्नवा। अगर आपने सी ऑप्शन दिया है तो आप बिल्कुल सही है। पुनर्नवा उपन्यास जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैशाली की नगरवधू किसका उपन्यास है? आपके ऑप्शन है जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री या भगवती चरण वर्मा। तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट करिए कि वैशाली की नगरवधू किसका उपन्यास है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इनकी रचना है वैशाली की नगरवधू जो कि एक उपन्यास है। तो चलिए ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे एक साथ दिए गए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।